देखिए, प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल यानी कि वसीयत, ये सब चीजों में ना आपको रजिस्ट्रेशन फीस के साथ ही साथ स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है। लेकिन ये स्टैंप ड्यूटी वसीयत में लागू नहीं होता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कौन सा चीज बेटर है, विल या फिर गिफ्ट डीड? आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई इंसान को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो, बेस्ट तरीका क्या होने वाला है, गिफ्ट में से या फिर विल में से? सबसे पहले हमारे भारत में स्टैंप ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन फीस गिफ्ट डीड में लागू होता है, मतलब दोनों ही आपको भरना पड़ता है। पर वसीयत में सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस आपको देना पड़ता है। और अगर आप कोई अचल संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हो तो गिफ्ट डीड का रजिस्टर होना बहुत ही जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। लेकिन विल को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी स्टेप नहीं है। अब चाहो तो करा सकते हो, पर एडवाइजेबल यही होता है कि अगर अब वसीयत को रजिस्टर करा लेते हो, वो एकदम मजबूत डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है और ये सारा का सारा जो पैसा है वो सरकारी कोष में चला जाता है। तो यहीं पर स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में ना लोग रुक जाते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के बच्चों में डिस्प्यूट हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 5 चीज समझेंगे। ये दस्तावेज बनाने का तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, स्टैंप ड्यूटी राज्य सरकार को कितना देना पड़ता है, कौन बना सकता है एक गिफ्ट डीड, कितना पैसा खर्च होता है, गिफ्ट डीड का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इतने अंतर है स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस में। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के सहारा भी लेंगे ताकि फ्यूचर में आने वाले, भविष्य में आने वाले डिस्प्यूट को रोका जा सके। पर उससे पहले एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर इसको शेयर कीजिए, कानूनी जागरूकता फैलाने में मेरी मदद कीजिए। तो सबसे पहले गिफ्ट डीड कोई भी इंसान बना सकता है जिनके पास एक प्रॉपर्टी है, उनको उस प्रॉपर्टी के मालिक होना पड़ेगा। गिफ्ट में होते हैं डोनर एंड डोनी, मतलब जो बना रहा है डोनर और जिनको दिया जा रहा है वो डोनी, ठीक है ना। कंसिडरेशन नहीं होता है गिफ्ट में, यानी कि प्रतिफल नहीं होता है, आप बस उपहार के रूप में दे रहे हो, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड विल में क्या होता है पता है? विल में अगर आप अपने संपत्ति को कंट्रोल करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो मैं डिस्ट्रीब्यूट करके जाऊंगी या फिर जाऊंगा, मेरे संपत्ति किन के पास किस किस रेशियो में जाना चाहिए, मतलब कि फुल कंट्रोल, तो आपको वहां पर वसीयत लिखनी चाहिए। लेकिन गिफ्ट डीड बनाने के वक्त आपको कुछ चीज ध्यान में रखना है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अक्सर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हम लोगों के सामने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सिचुएशन आ जाता है ना, जो हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो और कोई इंसान के साथ दोबारा हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सबक लीजिए। गिफ्ट हिंदू या फिर मुसलमान कोई भी बना सकते हैं। मुस्लिम लॉ में इसको हिबा कहा जाता है। एक मुसलमान कभी भी कोई विल यानी कि वसीयत नहीं बना सकता है। एक्सेप्शनल केस में 1/3 1/3 संपत्ति का ही विल वो लिख सकते हैं। लेकिन हिंदू लॉ में ऐसा कोई पाबंदी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाता है। ऑन दी अदर हैंड मुसलमान व्यक्ति अपने पूरे संपत्ति का गिफ्ट लिख सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस वहां पर नहीं लागू होता है। लेकिन 3 चीज का सेटिस्फाई होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, हिंदू के लिए भी और एक मुसलमान के लिए भी। सबसे पहला, इंटेंशन टू डिक्लेयर, यानी कि आपका उद्देश्य है संपत्ति को ट्रांसफर करना, हस्तांतर करना। नंबर 2, एक्सेप्टेंस, यानी कि आप जिनको गिफ्ट बना करके दे रहे हो संपत्ति, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ग्रहण करना पड़ेगा डोनी को। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ पोजेशन मस्ट, मतलब आप जो संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हो उसका पोजेशन को आप डिलीवर कर चुके हो, वहां पर गिफ्ट कहा जाएगा और कोई भी कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल तो नहीं होता है। यहीं पर धारा सेक्शन 123 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है, अगर आप कोई अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट डीड बना रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि नहीं कराओगे तो इनवैलिडेट भी किया जा सकता है। तो आइए चलिए देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस कितना होता है और स्टैंप ड्यूटी कितना लगता है। लेकिन यहाँ पर जान के रखिए, अगर आप कोई रिलेटिव यानी कि ब्लड रिलेशन में संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पर स्टैंप ड्यूटी बहुत ही कम लगता है। लेकिन यहीं पर अगर आप संपत्ति कोई आउटसाइडर को ट्रांसफर कर रहे हो तो स्टैंप ड्यूटी ज्यादा लगता है। भारत के मोस्ट ऑफ द स्टेट में 5 से लेकर के 7% मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी के स्टैंप ड्यूटी के रूप में भरना पड़ता है और 1% देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन फीस। तो कुल मिला के ये जो आंकड़ा है ये स्टेट टू स्टेट वैरी कर जाता है। अब ये लिस्ट के हिसाब से आप देखिए, स्टैंप ड्यूटी सबसे ज्यादा कम लगता है वेस्ट बंगाल में,
क्योंकि यहाँ पर अगर ब्लड रिलेशन में आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, फैमिली में आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो 0.5% और अदर केसेस में 6% लगता है। गुजरात में 4.9%, महाराष्ट्र में 3% एंड अदर 5%, उत्तर प्रदेश में महिला के लिए 6% और पुरुष के लिए 7%, दिल्ली में 4% मेल के लिए और 6% फीमेल के लिए स्टैंप ड्यूटी के रूप में देना पड़ता है। तो कुछ इसी प्रकार से आप जो स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी का पता लगा सकते हो परसेंटेज के हिसाब से। यहीं पर दोस्तों जरा जान के रखिए, अगर आप फैमिली मेंबर के अंदर गिफ्ट कोई कर रहे हो तो टैक्स एग्जेम्पशन भी आपको मिल जाता है। हालांकि भारत में गिफ्ट एक टैक्सेबल चीज होता है। सेक्शन 56 क्लॉज 2X ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये रूल बताया गया। अगर कोई इंसान ऐसा कोई चीज रिसीव कर रहा है जिसका वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो वहां पर टैक्स भरना पड़ता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर इसको काउंट किया जाता है, पर इसका एक्सेप्शन है फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव में कोई गिफ्ट दिया जा रहा है। शादी ब्याह के वक्त आप जो गिफ्ट दे रहे हो वो टैक्सेबल नहीं होता। गिफ्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज एटसेट्रा। यहीं पर तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा अगर आप कोई गिफ्ट बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले डोनर एंड डोनी का नाम, पता, गिफ्ट डीड कहां पर एग्जीक्यूट होना है, सब कुछ लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का विवरण आपको देना पड़ेगा। कोई इनकम्ब्रेंस है या फिर नहीं, इनकम्ब्रेंस माने कि प्रॉपर्टी के ऊपर में कोई भार है या फिर नहीं। अगर सपोज कोई लाइबिलिटीज है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो सकता है, कोई लीगल क्लेम बन रहा है संपत्ति के ऊपर, ये सब कुछ आपको डिटेल में मेंशन करना पड़ता है। यहीं पर मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 23 का सहारा लीजिएगा, क्योंकि सुदेश चिकारा केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट से सबक लीजिए। अगर आप गिफ्ट में कोई संपत्ति एक बार दे देते हो तो वो वापस नहीं की जा सकती है। उस गिफ्ट के देने के पीछे अगर आपका ये उद्देश्य होता है कि मैं सपोज मान लीजिए मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे एक संपत्ति दे रहे हो और बदले में मैं आपका ख्याल भरण पोषण की दायित्व नहीं करती हूँ, तो वहां पर गिफ्ट डीड को आप कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हो, वापस मांग सकते हो। लेकिन ये सेक्शन 23 का शर्त वहां पर आपको डालनी पड़ेगी, तभी आप इसको वापस मांग सकते हो। अगर आप बिना कोई शर्त के लव एंड अफेक्शन के तहत, प्यार मोहब्बत के तहत संपत्ति ट्रांसफर कर देते हो ना, तो बाद में चल करके अगर आपको परित्याग कर दिया जाए, भरण पोषण की दायित्व से मुकर जाते हैं, तो संपत्ति आपके लिए वापस मिल पाना मुश्किल हो जाएगी। तो इस बात का जरा ध्यान रखिए। लेकिन बिना कोई शर्त के भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं बता के रखी हूँ। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ डालना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही साथ मैं तो कहती हूँ आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर भी डाल दीजिए। अक्सर क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में डिस्प्यूट अराइज होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कौन से व्यक्ति को आप संपत्ति दे रहे हो उनका नाम, पता, आधार कार्ड नंबर आप अगर दे देते हो ना, तो एकदम स्पेसिफिक उनको ही ढूंढ लिया जाएगा उनकी ये डिटेल्स से। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आप विल बना रहे हो तो आप जरा ध्यान में रखिएगा, जिनको संपत्ति नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, ये रीजन भी जरा बता दीजिएगा। विटनेसेस, साक्षी होना बहुत ही जरूरी है, सिग्नेचर करवानी पड़ेगी। यहीं पर एक छोटा सा टिप्स, कुछ भी आप बना रहे हो, साउंड माइंड होना बहुत ही जरूरी है। पागल या फिर दिवालिया नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ कोई नशा या फिर कोई प्रेशर, दबाव के अंदर आप आकर के बना रहे हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसको इनवैलिडेट किया जा सकता है कोर्ट में चैलेंज करके। 2 या फिर 2 से ज्यादा विटनेस लगेगा। 2 विटनेसेस में से अगर एक कोई मेडिकल प्रोफेशनल या फिर डॉक्टर होते हैं तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो आपको बाद में मदद कर सकते हैं अगर वसीयत को चैलेंज किया जाता है कि वसीयत करता पागल थे या फिर अनसाउंड माइंड थे। ये ग्राउंड पर अगर चैलेंज उसको किया जाता है तो मेडिकल प्रोफेशनल या फिर डॉक्टर, उनके लिए ये बोल पाना बहुत ही आसान रहेगा। तो इसीलिए हो सके इफ पॉसिबल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आप ओरल गिफ्ट के बारे में सुने हो कभी? मतलब मुंह से बोल रहे हो, संपत्ति ट्रांसफर भी हो रहा है, एक वैलिड गिफ्ट मानी जाएगी। भारत में मुस्लिम लॉ के तहत ये कानून आता है, लेकिन कोई हिंदू ओरल गिफ्ट नहीं कर सकता है, सब कुछ रिटर्न ही करनी पड़ेगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से। और यहीं पर वसीयत कैसे लिखना है, जिसके बारे में मैं यहाँ पर बता के रखी हूँ। वसीयत करता उनके मर्जी के हिसाब से वसीयत करता अपने जीवन काल में कितनी भी बार चाहे परिवर्तन कर सकते हैं विल के लेखन में, विल को चेंज कर सकते हैं और उनके ऊपर जाने के बाद ही विल खुलेगा, संपत्ति आगे ट्रांसफर होएगा। लेकिन उपहार विलेख के केस में ऐसा नहीं होता है। पर क्या दोस्तों आपको पता है एक वसीयत को कौन से ग्राउंड पर चैलेंज करना चाहिए?
शिव कुमार वर्सेस शरण वसप्पा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस केस में बता रहे हैं, जिसको मैं यहाँ पर कवर करके रखी हूँ। सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर इसको शेयर कीजिए, कानूनी जागरूकता फैलाने में मेरी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।